शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की हम पीआईबी की न्यूज़ के साथ में। आज हम देखेंगे पीआईबी की पहली न्यूज़, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसको हम राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन कहते हैं। ठीक, कुछ समय पहले ये न्यूज़ में था। इसका दूसरा चरण सितंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा, इस प्रकार से न्यूज़ आई थी। अभी हाल ही में न्यूज़ आई है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत एक परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया है, जो कि बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता है और जिसका यूज़ कर सकते हैं वैज्ञानिक लोग अपने अनुसंधान संबंधी कार्यों में। तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का जो सेकंड चरण था, इसके अंतर्गत हमारी जो कंप्यूटेशनल कैपेसिटी है वो कितनी पेटाफ्लॉप्स हो जाएगी? 16 पेटाफ्लॉप्स हो जाएगी। ठीक है, ये बताया जा रहा है सेकंड वाली चरण के अंतर्गत। वहीं भारत में सुपर कंप्यूटर की हिस्ट्री को देखें तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000। इसको 1991 में लॉन्चिंग किया गया था। वर्तमान समय में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को यूज़ किया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है प्रत्यूष। ठीक है, इसकी गति है 4 पेटाफ्लॉप्स। नेशनल सेंटर फॉर मीडिया रेंज वेदर फोरकास्टिंग में मिहिर नामक सुपर कंप्यूटर लगाया गया है, जिसकी गति है 2.8 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, अब हम पेटाफ्लॉप्स को समझेंगे। कंप्यूटिंग स्पीड का मात्रक या फिर यूनिट एक होता है टेराफ्लॉप्स। कंप्यूटिंग स्पीड की यूनिट जिसमें 1 मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड होते हैं, फ्लॉप्स होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड होते हैं, उसको हम कहेंगे टेराफ्लॉप्स। वहीं पेटाफ्लॉप्स में कंप्यूटिंग स्पीड की इकाई जिसमें 1000 मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड होते हैं, उसको हम कहते हैं पेटाफ्लॉप्स। एक होता है एक्जाफ्लॉप्स। एक्जाफ्लॉप्स कंप्यूटिंग स्पीड की यूनिट होती जिसमें 1 बिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड होते हैं। 1 बिलियन, इससे कम गए तो 1000 मिलियन, और उससे भी कम गए तो 1 मिलियन, फिर 1000 मिलियन, फिर 1 बिलियन। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको हम। 1 मिलियन, ठीक है, फिर 1000 मिलियन, और फिर 1 बिलियन। पहला हो गया टेराफ्लॉप्स, ठीक है, दूसरा हो गया पेटाफ्लॉप्स और तीसरा हो गया एक्जाफ्लॉप्स। ये थी इनकी स्पीड। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देख रहे हैं। इसकी लॉन्चिंग हुई थी मार्च 2015 में 7 सालों की अवधि के लिए, 2015 से 2022 तक के लिए। इसमें सरकार ने 4500 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की घोषणा करी थी 7 साल की, 2015 से 2022। इसकी शुरुआत होती है 2015 में। इस मिशन के अंतर्गत 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन वाले सुपर कंप्यूटर हम बनाएंगे। इसके माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड हम स्थापित करेंगे। देश भर के राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थानों को हम मजबूत बनाएंगे। ठीक है, ये मिशन सरकार के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया दृष्टिकोण का समर्थन करता है। वहीं इसके एग्जीक्यूशन की बात करें तो इस मिशन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और IISc भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। कितने सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके अलावा CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसके अलावा भारतीय विज्ञान संस्थान भी इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 लोग मिलकर के इस स्कीम को चलाते हैं। विशेषताओं की बात करें तो ये भारत के स्वामित्व वाले सुपर कंप्यूटरों की संख्या में बढ़ोतरी करेगा या फिर उनमें सुधार करेगा। इन सुपर कंप्यूटरों को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क के विस्तार के माध्यम से नेशनल सुपर कंप्यूटर ग्रिड के साथ जोड़ेंगे।
NKN एक उच्च गति के नेटवर्क के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों और R&D प्रयोगशालाओं को जोड़ने वाला है। इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले 5 वर्षों में 20,000 व्यक्तियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो सुपर कंप्यूटर की जटिलताओं के समाधान और उन्हें प्रबंधित उनको मैनेज करने में सक्षम होंगे। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के जो पहला चरण था उसमें परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्म, ठीक है, इनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च IISER पुणे में और परम संगणक को जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च में स्थापित किया गया है। और हाल ही में परम सिद्धि को विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की शीर्ष 500 की सूची में 63वां नंबर स्थान मिला था। इसे NSM के अंतर्गत हमने बनाया था। न्यूज़ में बताया गया है कि जो परम अनंत सुपर कंप्यूटर है IITA गांधीनगर में इसको कमीशन करेंगे, ये यहीं पर काम करेगा। सुपर कंप्यूटर की स्थापना कंप्यूटेशनल अनुसंधान को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के चरण 2 के तहत की गई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो कंप्यूटेशनल गणना संबंधी अनुसंधान है उसको सुगम बनाने के लिए सेकंड चरण लाया गया था। इसी के तहत हमने क्या बनाया, परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कहाँ भेज दिए, इसको हम भेजे हैं गांधीनगर में। इस सुपर कंप्यूटर को हमने 30 मई 2022 को कमीशन किया है। परम अनंत सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी की स्थापना हमने किए हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के सेकंड चरण के अंतर्गत। ठीक है, जहाँ पर इस सिस्टम को बनाने के लिए ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, कंपोनेंट हैं, इसको हमने अपने देश में बनाया है। असेंबल भी मेक इन इंडिया के तर्ज पर CDAC ने करी है। ठीक है, CDAC ने एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर स्टैक के साथ साथ देश में ही किया था। तो जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है इसके अंतर्गत 838 टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी की स्थापना करने के लिए 12 अक्टूबर 2020 को IIT गांधीनगर और एडवांस कंप्यूटिंग विकास केंद्र जिसको CDAC के बीच में एक समझौता ज्ञापन हुआ था। कितनी कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं उसकी, 800 टेराफ्लॉप कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक टेराफ्लॉप में हम देखे थे कि 1 मिलियन होता है। फिर एक और था जिसमें 1000 मिलियन थे और फिर 1 बिलियन वाला सबसे तेज ये वाला था। पर सेकंड इतनी कैलकुलेशन वो कर सकता, पर सेकंड कैलकुलेशन। तो 838 टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी की स्थापना करने के लिए 12 अक्टूबर 2020 को IIT गांधीनगर और CDAC के बीच में एक समझौता हुआ था। ये सिस्टम CPU नोड, GPU नोड, हाई मेमोरी नोड, हाई थ्रूपुट स्टोरेज, हाई परफॉर्मेंस इन्फिनिब के मिक्स सुसज्जित है और कई वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग यूज़ की कैलकुलेशन की ज़रूरत को पूरी करने के लिए इंटरकनेक्ट किया गया है। परम अनंत सिस्टम हाई पावर यूज़ प्रभावशीलता प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ठीक है, इससे क्या है, हमारे जो काम करने की लागत है इसको कम करती है। मौसम, जलवायु, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, मटेरियल साइंस, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स जैसे कई सारे वैज्ञानिक क्षेत्र से मल्टीपल एप्लीकेशंस को शोधकर्ताओं के लाभ के सिस्टम पर संस्थापित किया गया है। ये हाई एंड कंप्यूटिंग सिस्टम शोधकर्ता समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा मूल्यवर्धन साबित होगा। परम अनंत सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी, ठीक है, इस फैसिलिटी से IIT गांधीनगर को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, ताकि वो जो रिसर्च और डेवलपमेंट की एक्टिविटी है उसको अच्छे से कर सके मल्टी डिसिप्लिनरी डोमेन में। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने संस्थान में इसमें इंक्लूड है, बट नॉट लिमिटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, तो न केवल इस क्षेत्र में, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग,
डाटा साइंस, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक, बायो इंजीनियरिंग फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग, इसके अलावा डीएनए स्टडीज़, और है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और बायोफॉर्मेटिक्स यूज इन प्रिडिक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ जीन नेटवर्क। तो ये जो बायोलॉजी है और जो बायोफॉर्मेटिक्स है जिसका यूज़ किया जाता है डिटेक्शन ऑफ जीन नेटवर्क के लिए। इसके अलावा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर साइंस के क्षेत्र में भी ये मदद करेगा। दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ ए ड्रग बाइंड टू ए पार्टिकुलर प्रोटीन, कैसे करके एक ड्रग किसी प्रोटीन के साथ में बंधा हुआ है। क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट स्टडीज़, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर प्रिडिक्शन और सिमुलेशन ऑफ मॉडल विच कैन प्रिडिक्ट द ऑनसेट ऑफ ए साइक्लोन, साइक्लोन का पता लगाना, एनर्जी का स्टडी करना, जिससे हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है, डिजाइन के सिमुलेशन और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइस। इसके अलावा फायर डायनामिक सिमुलेशन की बात करी जाती है, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक, अप्लाइड मैथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, इसके अलावा एस्ट्रोफिजिक्स, मटेरियल साइंस, क्वांटम मशीन्स, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत में आ गई हैं। आज तक की डेट में आप देखोगे तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत 15 सुपर कंप्यूटर हैव बीन इंस्टॉल्ड अक्रॉस द नेशन, एग्रीगेट कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ 24 पेटाफ्लॉप्स है। ऑल these supercomputers have manufactured in India and operating on indigenously developed software stack। भारत में इनको बनाया गया है। एग्रीगेट कंप्यूटर की कैपेसिटी बताई गई है 24 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। अभी तक 15 सुपर कंप्यूटर हम बना चुके हैं और सारे के सारे जो है इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड है, भारत में ही निर्मित किए गए हैं। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पद्म पुरस्कारों से ये रिलेटेड न्यूज़ आई है, ठीक है। पद्म पुरस्कार की इतिहास को हम देखते हैं। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक माने जाते हैं, ठीक है। इसको हम देते हैं कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, मेडिसिन, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, नागरिक सेवा, ये सारे सब्जेक्ट के लिए इनको प्रोवाइड किया जाता। ठीक, हर साल इनकी घोषणा होती है गणतंत्र दिवस के दिन और नॉर्मली मार्च या फिर अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, यहीं पर इनको दिया जाता है। ये इनको प्रदान करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। 1954 में पहली बार पद्म अवार्ड की घोषणा की गई थी। इसकी शुरुआत कब से होती है? 1954 से। 1978, 1979, 93 और 97 के अलावा से इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल हो रही है। इस टाइम में इनकी घोषणा नहीं हुई थी। एक साल दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। टोटल कितने अवार्ड दिए जा सकते हैं? 120। 3 श्रेणी में इनको प्रोवाइड किया जाता है। पहला होता है पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा यदि कोई व्यक्ति करता है तो ये पुरस्कार दिया जाता। इसमें 1.3/16 इंच का कांसे का एक बिल्ला मिलता है। इसके केंद्र में एक कमल का फूल रहता है। इसमें सफ़ेद रंग में फूल की पत्तियां होती हैं। इस फूल के ऊपर नीचे पद्म विभूषण लिखा रहता है। वहीं इस बिल्ले के पीछे पिछले हिस्से में अशोक का चिन्ह बना रहता है। पहला जो पिक्चर देख रहे हैं ये पद्म विभूषण का है। सेकंड वाला देख रहे हैं आप, ये है पद्म भूषण का। और तीसरे नंबर का आ जाता है पद्मश्री। इसी क्रम में सबसे बड़ा कौन सा हो गया? पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और फिर आ जाता है पद्मश्री। सेकंड नंबर पे देखेंगे पद्म भूषण के बारे में। तो पद्म पुरस्कार, भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। इसके आ जाएगा बाद आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण। मतलब कि पहले नंबर पे भारत रत्न है, दूसरे में पद्म विभूषण, तीसरे में पद्म भूषण है। तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, इसके बाद आ गया पद्म भूषण। ये सम्मान भारत सरकार देती है, उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए देती है, ठीक है।
इसमें भी कांसे का बिल्ला दिया जाता है। इसमें भी बीच में कमल का फूल है जिसकी 3 पत्तियां इसको घेरे हैं। इस फूल के ऊपर नीचे पद्म भूषण लिखा रहता है दोनों तरफ, ठीक है। ऊपर वाले में भी ऊपर नीचे पद्म विभूषण लिखा है, बल्कि इसमें पीछे तरफ अशोक का चिन्ह बना रहता है। तीसरे नंबर पे आता है पद्मश्री, और नागरिक सम्मानों के हिसाब से देखोगे तो चौथा नंबर इसका लगता है। ये सम्मान भारत सरकार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप प्रदान करती है। भारत सरकार द्वारा नॉर्मली सिर्फ इंडियंस को इसको दिया जाता है। इस सम्मान में भी कांसे का बिल्ला है जिसमें कमल का फूल है। सिलेक्शन कैसे किया जाता है, तो इस सम्मान के नामों पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री हर साल एक कमेटी बनाता है। पद्म पुरस्कारों की सिफारिश राज्य सरकार या फिर राज्य संघ प्रशासन, इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालय विभाग के साथ में उत्कृष्ट संस्थानों आदि से प्राप्त करी जाती है। फिर समिति इनके नामों पर विचार करेगी। समिति नामों की सिफारिश करेगी कि 10 लोग चुने गए हैं। फिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति इस पर अपना अनुमोदन देंगे, अपने विचार रखेंगे। इसके बाद 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर, ठीक है, 26 जनवरी जैसे आज है तो कल की शाम को इन सम्मानों की घोषणा की जाती है। इनके सिलेक्शन के लिए पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार ने 2017 से पद्म पुरस्कार के नामांकन के लिए नियम बदल दिए, ठीक है। 1 मई 2016 से एक वेबसाइट शुरू की गई है जहां व्यक्तिगत रूप से या फिर मंत्रालय या राज्य सरकारों के द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार किया जाता है। वेबसाइट के अलावा किसी भी अन्य तरीके से नामांकन स्वीकार नहीं होगा। सिफारिश करने वाले को अपना नाम और आधार कार्ड नंबर देना जरूरी है। न्यूज़ में देखें तो पद्म पुरस्कार 2023 के लिए 15 सितंबर 2022 तक नामांकन भरा जा सकता है। नामांकन की डेट है 15 सितंबर 2022, और हम देख रहे हैं ना कि अभी सरकार ने ऑनलाइन कर दिया है। एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप अपना नामांकन भर सकते हैं। 26 जनवरी 2023 के अवसर पर इनकी घोषणा की जाएगी। तो इन पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन या फिर अनुशंसाएं 1 मई 2022 से चालू हो गई। 1 तारीख से चालू हो गई है 1 मई से, और आज हो गई है 30 मई। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि है 15 सितंबर 2022। ये वेबसाइट है https://awards.government.in, यहाँ पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पद्म पुरस्कार मतलब पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक माने जाते हैं। 1954 में स्थापना हुई थी इनकी, ठीक है। इनकी घोषणा होती है हर साल 26 जनवरी के दिन, और ये कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सार्वजनिक कार्य, नागरिक सेवा, व्यापार, उद्योग जैसे सारे क्षेत्रों में स्पेशल असाधारण उपलब्धि के लिए प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। जाति, व्यवसाय, पद या लैंगिक भेदभाव नहीं दिया जाता। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक उपक्रम में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कार के लिए प्राप्त नहीं हैं, ठीक है। डॉक्टर को मिलेगा, वैज्ञानिक को मिलेगा, बाकी जो पब्लिक सेक्टर या फिर सेल, भेल, गेल जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं वैसे सरकारी कर्मचारी को पद्म पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी स्कॉलरशिप फॉर पीएम केयर्स चिल्ड्रन, ठीक है। इस नाम से एक नई योजना सरकार ने तैयार करी है। मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है या जिनके माता पिता नहीं थे, उनके कोई पेरेंट्स थे, उनका पालन पोषण कर रहे थे, उनकी डेथ हो गई कोरोना के चलते चलते। इस योजना के अंतर्गत में छात्रवृत्ति का भत्ता 20,000 रुपये प्रति बच्चा प्रति साल, एक बच्चे को 1 साल के लिए 20,000 रुपया दिया जाएगा। इसमें 1,000 रुपये प्रति माह मासिक भत्ता है, और स्कूल की फीस, किताबों व वर्दी की लागत, जूते और अन्य शैक्षिक उपकरण के लिए 8,000 रुपये का वार्षिक शैक्षणिक भत्ता है। क्या क्या है? 1,000 रुपये महीना, ये क्या है? मासिक भत्ता है। इसके अलावा स्कूल की फ़ीस, किताबें, ठीक है, उनकी ड्रेस, जूते और भी जो उपकरण हैं उनके लिए 8,000
सालाना शैक्षणिक भत्ता इसमें शामिल किया गया। 1,000 रुपये तो महीने का मिलेगा, 8,000 रुपये मिलेगा उनके सामान के लिए। ठीक है। पहली कक्षा से 12वीं कक्षा पास करने तक बच्चों को छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से वितरित की जाएगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पहली से 12वीं। इस योजना के अंतर्गत में 7.89 करोड़ रुपए की राशि से 3,945 बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। अभी तक इतने लोग लाभ उठा भी चुके हैं। ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 30 मई 2022 को प्रधानमंत्री के द्वारा। अभी हाल ही में पीएम केयर फॉर फंड की योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को 4,000 रुपया प्रति माह देने की घोषणा करी है, पीएम केयर फॉर फंड के अंतर्गत ही। ठीक है। जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते, 18 साल के जैसे ही होते हैं फिर उनको पीएम केयर फॉर फंड से 10 लाख रुपया की राशि प्रोवाइड करने का प्रावधान किया गया है। द हिंदू की पहली खबर है, महिलाओं ने इस बार बाजी मारी है। ठीक है। टॉप 10 में यदि देखा जाए तो ज़्यादातर महिलाएं ही रही हैं। श्रुति शर्मा पहले नंबर पर थी। सेकंड रैंक मिली है अंकिता अग्रवाल। तीसरे में आई हैं गामिनी सिंघला। इन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक प्राप्त की है। एमंग यदि 25 सक्सेसफुल कैंडिडेट देखें तो 10 उसमें से वुमेन शामिल हैं। ठीक है। टोटल 685 कैंडिडेट थे, 177 इसमें महिलाएं शामिल थीं। ठीक है। वहीं यदि कास्ट वाइज आप देखोगे तो बताया जा रहा है EWS कैटेगरी के अंतर्गत 73 बच्चे शामिल थे, 203 थे OBC के, 105 थे SC के, और वहीं देखा जाए ST कैटेगरी से तो वो उसमें थे 60 बच्चे, और 244 आ जाते हैं जनरल कैटेगरी से। वहीं आप देखा जाए ना तो कास्ट वाइज यदि आप SC ST को देखोगे तो भी बहुत कम बच्चे ही सिलेक्ट हो पा रहे हैं। जैसे ST के केवल 60 बच्चे सिलेक्ट हुए, पास हुए, और SC की देखा जाए तो मात्र 105 है, OBC के ज़्यादा हैं। ठीक है। EWS के 73 हैं, और जनरल कैटेगरी के सबसे ज़्यादा मतलब लगभग 250 बच्चे हैं। एक्सप्लेन वाले पेज में कोल की जो समस्या चल रही है इंडिया में उसको समझाने की कोशिश की जा रही है। इसमें बताया जाता है कि फरवरी 2022 के हिसाब से देखें तो हमारे यहाँ जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है कोल बेस्ड पावर जनरेशन कंपनी या फिर प्लांट की पूरे देश में वो है 2.04 लाख मेगावाट। इतनी कैपेसिटी सब कंपनियां मिलकर के जो कि कोयले से बिजली बना रही। इसका मतलब है जितनी भी सोर्स से हम बिजली बना रहे हैं, ठीक है, सभी सोर्स का 51% हिस्सा हम कोल से बिजली जनरेट कर रहे हैं। कितने? 2.04 लाख मेगावाट। ठीक है, इतनी कैपेसिटी अभी कंडीशन 2022 की। दिस कंपेयर्स विथ अबाउट 25,000 मेगावाट कैपेसिटी बेस्ड ऑन नेचुरल गैस एज फ्यूल। ठीक है, इसमें शामिल है 25,000 मेगावाट नेचुरल गैस एज ए फ्यूल के रूप में, या फिर लगभग 6.3% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आप इसको बोल सकते हैं। रिन्यूएबल पावर अकाउंट करता है 1.06 लाख मेगावाट या फिर 27%। फाइनेंशियल ईयर 2020 में एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया ने ऐड किया था 6,765 मेगावाट पावर कैपेसिटी। ठीक है, ये पावर हम कहाँ से ले रहे थे? कोल एज ए फ्यूल के रूप में। केवल 2,335 मेगावाट वाज रिटायर्ड। ठीक है, मतलब कि कुछ जो प्लांट पुराने हो जाते हैं वो रिटायर्ड होते जाते हैं और नए बनते जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द IEAS कोल रिपोर्ट 2021, इंडिया का जो कोल कंजप्शन है ना ये बढ़ जाएगा लगभग एवरेज, जिसकी सालाना दर रहेगी 3.9% से 1.18 बिलियन टन। ठीक है, 3.9% के हिसाब से बढ़ेगा। कितना बढ़ जाएगा? 1.18 बिलियन टन 2024 तक। सो इट इज़ नॉट ईजी टू शिफ्ट अवे फ्रॉम कोल ओवरनाइट। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि हम तेज़ी के साथ में कोयले पर डिपेंडेंसी कम कर देंगे।
क्योंकि जो वर्ल्ड कोल एसोसिएशन के सीईओ हैं मेलिसा मैनूक, ठीक है, उन्होंने इंडिया विजिट किया था, तो उनका कहना है कोल विल स्टिल बी ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर इन द एनर्जी सेक्टर इवन इन 2040। उन्होंने ये बात कही थी कि जो कोल है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहेगा, सिग्निफिकेंट भी कंट्रीब्यूटर रहेगा किसी भी देश की एनर्जी सेक्टर में 2040 तक, पार्टिकुलर इंडिया के हिसाब से देखें तो। यदि हमें कोयले से शिफ्टिंग करना है, हम कोयले का यूज़ करना यदि बंद करेंगे तो हमें नेचुरल गैस में शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। और जो नेचुरल गैस होती है उसके दाम कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं ये तो आप देख ही रहे हैं जब से रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। द इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ नेचुरल गैस हैज़ जूम्ड इन द रिसेंट पास्ट फ्रॉम ए लेवल दैट वाज कंसिडर्ड ऑलरेडी टू हाई टू बी फाइनेंशियली वाइएबल। तो ये फाइनेंशियली वाइएबल नहीं है हमारे लिए। 17 मई 2022 द प्राइस पर MMBTU ऑफ गैस कितना था? 1425 था। कंपेयर यदि हम करेंगे 500 रुपया अप्रैल 2021 में, 500 से 1425 हो गया है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखेंगे चाइना के सिक्योरिटी पैक्ट को लेकर के। चाइना की सिक्योरिटी संधि क्या है जिसको 10 पैसिफिक आइलैंड देशों ने मना कर दिया है, ठीक है। तो ये जो संधि है इसके तहत चाइना ने ऑफ़र किया था, ठीक है, वो अपनी जो एक्टिविटी है साउथ पैसिफिक में एक्टिविटी को तेज़ी करेगा। ये डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है यूनाइटेड स्टेट के इन्फ्लुएंस को, मतलब कि वहाँ यदि किसी प्रकार से अमेरिका का इन्फ्लुएंस है तो उसको सीधे सीधे साउथ पैसिफिक एशियन में चाइना चैलेंज कर रहा है। द प्रपोज्ड फैक्ट वुड सी बीजिंग ट्रेन पैसिफिक आइलैंड पुलिस। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, ठीक है। पैसिफिक आइलैंड की जो पुलिस है वहाँ पर ट्रेनिंग की बात की गई, ट्रेन की बात की गई है। इसके अलावा बिकम इन्वॉल्व इन साइबर सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होगा। एक्सपेंड करेगा पॉलिटिकल टाइज को। इसके अलावा कंडक्ट करेगा सेंसिटिव मैरीन मैपिंग सिस्टम। इसके अलावा गेन करेगा ग्रेटर एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज ऑन लैंड एंड इन द वाटर। ज़मीन में भी और पानी में भी जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको वो एक्सेस करेगा, खनिज, मछलियाँ और भी जो अन्य संसाधन हैं उनका। तो जो बीजिंग है वो ऑफ़र कर रहा है मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन फाइनेंशियल एड, हम आपको कई डॉलर की मदद करेंगे। द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए पोटेंशियली ल्यूरेकेटिव चाइना, ठीक है, ल्यूक्रेटिव मतलब होता है लाभप्रद, चाइना पैसिफिक आइलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड एक्सेस टू चाइनाज वास्ट मार्केट। इससे क्या है, पैसिफिक आइलैंड के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। इसके अलावा चाइना का जो वास्ट मार्केट है वहाँ पर फ्री एक्सेस हो सकती है। कई सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है डिसजेनियस मतलब होता है कपटपूर्ण, ये क्या है, व्यापार है या फिर व्यवहार है या फिर संधि है। इससे जो चाइनीज़ है ना, चाइना का इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट में हो जाएगा। चाइना जैसा बोलेगा सरकार को वैसा करना पड़ेगा। इसके अलावा जो इकोनॉमिक कंट्रोल है की इंडस्ट्री का वो भी चाइना के पास में चले जाएगा। ए मोर सॉफ्ट स्पोकन रिबुक came after the talks when leaders said they could not agree to Beijing's proposed common development vision due to a lack of regional consensus। रीजनल कंसेसन नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो कॉमन डेवलपमेंट विजन है उसमें सहमत नहीं है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मंकी पॉक्स वायरस से रिलेटेड, ठीक है। ये एक जूनोटिक डिसीज़ होता है, वायरस के माध्यम से ये फैलता है। जूनोटिक्स मतलब जानवरों से मनुष्यों में संचरण होना, और बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में इसकी पहचान की गई, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। ये नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी, लोकल बीमारी कहना चाहिए। ये रोग मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है जो कि पॉक्सीविरेडे फैमिली मतलब पॉक्सीमिरेडे फैमिली में ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का एक मेंबर है।
इसका जो नेचुरल सोर्स है वो अज्ञात है, लेकिन इसे कई जानवरों में पाया गया है। मंकी पॉक्स वायरस के सोर्स के रूप में पहचाने जाने वाले जानवरों में बंदर है, वानर है, विभिन्न प्रकार के दांतों से काटने वाले जानवर जैसे कि चूहे, गिलहरी, प्रेरी कुत्ते और खरगोश इसमें शामिल है। पहली बार 1958 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में बंदरों में और 1970 में मनुष्यों में ये पाया गया था। नाइजीरिया ने 2017 में, ठीक है, पहले जो पुष्टि किए गए मामले में 40 वर्ष बाद सबसे बड़े प्रकोप का अनुभव किया है। इसके बाद ये फैलते गया। लक्षण यदि देखा जाए तो इससे संक्रमित लोगों में चिकन पॉक्स जैसे दाने दिखते हैं बॉडी में, सफ़ेद सफ़ेद दाने। लेकिन मंकी पॉक्स के कारण होने वाला बुखार, ठीक है, अस्वस्थ रहना, सिर दर्द होना चिकन पॉक्स के संक्रमण के तुलना ये ज़्यादा गंभीर लक्षण होते हैं। रोग के जो प्रारंभिक चरण होते हैं इसमें मंकी पॉक्स को चेचक से अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिम्फ ग्रंथि बढ़ जाती है। मंकी पॉक्स के इलाज के लिए यदि हम देखें तो मंकी पॉक्स के वायरस को रोकने के लिए कोई स्पेशल टीका अभी तक नहीं बना है। पुराने टाइम में मंकी पॉक्स को रोकने के लिए चेचक के लिए जो टीका दिया जाता था उसको लगाया जाता था, तो काफ़ी रिजल्ट भी मिलता था, 85% प्रभावी दिखाई देता था। 1980 में दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित कर दिया गया था, इसलिए ये टीका अब व्यापक रूप से उपलब्ध भी नहीं है। अभी वर्तमान में मंकी पॉक्स के प्रकार को रोकने के लिए कोई वैश्विक प्रणाली भी मौजूद नहीं है। मंकी पॉक्स वायरस को लेकर के विश्व स्वास्थ्य संगठन में कुछ डिक्लेरेशन किया। उनका कहना है कि मंकी पॉक्स जो बीमारी है वो पेंडेमिक नहीं हो सकती। पेंडेमिक का मतलब है एक साथ कई सारे देशों में इस बीमारी के लक्षण आना, ठीक है, जैसे कि कोरोना एक साथ कई सारे देशों में तेजी के साथ में फैला था। बट देयर आर स्टिल मैनी अननोन्स अबाउट द वायरस, लेकिन फिर भी अभी हम बहुत सारी जानकारी इस वायरस के बारे में इकट्ठी नहीं कर पाए हैं। तो WHO की तरफ से कहा गया है कि इस बीमारी में तो हमें कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता है। एक्सपेक्ट द 100 ऑफ केसेस रिपोर्टेड टू डेट टू टर्न इनटू अनदर पेंडेमिक, ठीक है, सैकड़ों केसेस आ रहे हैं लेकिन ये पेंडेमिक में क्रिएट नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है, ये भी स्वीकार किया गया है, देयर आर स्टिल मैनी अननोन्स अबाउट द डिसीज, जिसमें शामिल है हाउ एग्जैक्टली इट इज़ स्प्रेडिंग, कैसे करके ये फैल रहा है, वेदर द सस्पेंशन ऑफ मास स्मॉल पॉक्स इम्यूनाइजेशन डिकेड्स एगो में सम हाउ बी स्पीडिंग इट्स ट्रांसमिशन, क्या जो मास स्मॉल पॉक्स इम्यूनाइजेशन हुआ था 10 को पहले, ठीक, उसके कारण से ये तेज़ी से ट्रांसमिशन हो रहा है। बताया जा रहा है अभी जो ग्लोबली केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं वो किन किन पर है, ठीक है, गे, बाइसेक्सुअल या फिर जिसको मैन हु हैव सेक्स विथ मैन, बाइसेक्सुअल लोग और जो गे हैं, यहीं पर इसका फैलाव है। सो दैट साइंटिस्ट कैन फर्दर स्टडी द इशू एंड फॉर पॉपुलेशन एट रिस्क टू प्रिकॉशन, इसको स्टडी किया जा सके इशू को लेकर के, और जो पॉपुलेशन रिस्क में है उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस बरती जा सके। और एक बात जो है यहाँ पर एक्सीडेंटल लग रही है, ठीक है, आकस्मिक लगती है कि जो डिसीज़ है ना वाज फर्स्ट पिकअप इन गे एंड बाइसेक्सुअल मैन, सबसे पहले कहाँ पर दिखाई दे रहा है, गे और बाइसेक्सुअल लोगों में, सेइंग इट कुड क्विकली स्पिल ओवर इनटू अदर ग्रुप इफ़ इट इज़ नॉट कर्म, यदि हम इसको नहीं रोकते हैं तो अलग जो ग्रुप है उसमें भी ये फैलना चालू हो जाएगा। टू डेट यदि देखा जाए तो WHO का कहना है 23 कंट्रीज हैव नॉट प्रीवियसली हैड मंकी पॉक्स, जहाँ पर पहले कभी ये नहीं दिखा था वहाँ पर 23 देश ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे केसेस आए हैं। लगभग 150 केसेस की रिपोर्टिंग हुई है। अभी भी यहाँ पर कहा जा रहा है, डॉक्टर लुइस का कहना है, ये भी अभी पता नहीं चला है कि क्या जो मंकी पॉक्स है इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड बाय सेक्स और जस्ट क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल इंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ एंड डिस्क्राइब द थ्रेट टू द जनरल पॉपुलेशन एज लो।
ठीक है। तो जो लोग इस प्रकार की सेक्स एक्टिविटी में लगे हुए हैं या फिर इन लोगों की एक कांटेक्ट में यदि कोई आया है, ठीक है, तो क्या इनमें ये फैलाव हो रहा है, अभी ये भी थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया।